माजिया की मदद करता और शारक को गिरफ्त में लेने की कोशिश करता। उसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। माजिया गुजर शारक के सीने पर सवार था। उसने शारक का गिरबान पकड़कर इसकी नाक पर एक और जोरदार टक्कर मारी। शारक जोर जोर से सारे झटकने लगा। माजिया ने दोनों हाथ उसके गले पर जमा दिए। तुम अपने आप को बहुत दलेर और चालाक समझते हो ना? माजिया उसका नरकरा दबाते हुए घुराया। बैद मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पोती तुम्हें यहाँ ले आई है। शारक की सांस रुक गई। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी। उसे लग रहा था कि अगर गले पर गिरफ्त धीरे ना हुई तो वो खत्म हो जाएगा। उसने माजिया की कलाइयों पर हाथ जमा कर उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, मगर माजिया की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। इस तरह गला छुड़ाना मुमकिन नहीं था। उसने हथेली से माजिया की नाक पर जोर से वार किया और वे रुके बगैर माजिया की नाक पर हथेली से वार करता रहा। नतीजा खातर को निकला। उसके गले पर माजिया की गिरफ्त कमजोर पड़ दी। शारक ने दोनों टांगे समेटकर दोनों पैर माजिया की टांगों में फंसाए और उसे पूरी कुव्वत से ऊपर उठा दिया। माजिया उसके सर के ऊपर से कलाबादी खाता हुआ पीछे गिरा। शारक बड़ी फुल्टी से उठ गया और फिर उसने माजिया को संभलने का मौका नहीं दिया। वो माजिया के जिस्म पर ठोकरें बरसाता रहा। माजिया कमरे में लौट रहा था और फिर दफादन फर्श पर पड़ा हुआ शारक का पिस्तौल उसके हाथ में आ गया। अब अगर तुमने अपनी जगह से हरकत की तो मैं गोली मार दूंगा। गुंजन उस पर पिस्तौल तान कर बेड़िए की तरह गुर्राया। शारक रुक गया। माजिया गुजर बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। माजिया गुजर गुर्राया। अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम खत्म हो जाओगे और लाहौर की पूरी मार्केट पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब कोई वाई का लाल मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा। नहीं शारक बहू, अपनी जगह से हरकत मत करना। माजिया गुजर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। पिस्तौल का रुख शारक के सीने की तरफ था और शारक अपनी जगह पर बेसु हरकत खड़ा था। माजिया गुजर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो दरवाजे की दलील पर पहुंच चुका था। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाल लिया। दफादन माजिया के पीछे तारीक बरामदे में एक हेवले को देखकर शारक चौंक गया। कारीकी के बावजूद डेल डोल से शारक ने उसे पहचान लिया। वो 9 लखा था। शारक ने अपने चेहरे से किसी किस्म का इजहार नहीं होने दिया। वो अपनी जगह बेइसो हरकत खड़ा रहा। माजिया गुजर के होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने पिस्तौल वाला हाथ जरा ऊपर उठाया और टाइडर दबाना ही चाहते उसे यूं लगा जैसे उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी हो। माजिया गुजर के पीछे खड़े हुए 9 लखे ने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। माजिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि संभल सकता 9 लखे ने उसके कुल्हू पर जोरदार लात रसीद कर दी। माजिया के मुंह से एक और चीख निकल गई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया और वो खुद भी लड़खड़ाता हुआ ढेर हो गया। शारक ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और माजिया के सर और पसलियों पर फूकनों की बारिश कर दी। माजिया गुजर हार ठोकर पर बिलबिला उठता। चुप कर जाओ ए मादिया खसमा। 9 लखा उसे एक जोरदार ठोकर मारते हुए बोला, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक ही कुक खत्म कर दूंगा। माजिया गुजर चीखा, पहले अपने जान तो बचा। 9 लखे ने उसे एक और ठोकर मारी। इस दौरान गामा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। रजा भाबिया शारक बाबू, अब यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाओ, वो पुलिस को लेकर ना आ जाए। उसने शारक की तरफ देखते हुए कहा, इत्मीनान रखो, वो पुलिस के पास जाने की हमाकत नहीं कर सकता। शारक ने कहा और चंद नमों की खामोशी के बाद बोला, गुगा पहलवान और उसके दूसरे साथियों को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में डाल दो और इसके हाथ पैर भी बांधो। इसे तो हम साथ लेकर जाएंगे। शारक माजिया गुजर को पिस्तौल की जद में लिए खड़ा था। दामा और 9 लखा बाहर निकल गए। कुछ देर बाद 9 लखा लंबी सी रस्सी ले आया और माजिया गुजर की हाथ पैर बांध दिए। कुछ ही देर बाद गामा भी आ गया। उन्हें बांधकर डाल दिया उस्ताद, उसने कहा। गुंड। शारक मुस्कुराया। इसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और उसकी नोक से एक दीवार पर लकड़ी का पैनल उखाड़ने लगा। माजिया गुजर का चेहरा धुआं हो गया। शारक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहा। थोड़ी देर बाद वो पैनल के 2 तख्ते उखाड़ने में कामयाब हो गया। उसमें से एक तख्ते के पीछे वो खुफिया खाना था जिसमें हीरोइन के चंद पैकेट छुपाए गए थे। कई और तख्तों पे नीचे भी इसी किस्म के खुफिया खाने मौजूद थे। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ पर ये तमाम दीवारें और छत उधेड़ डालेगी। तुम्हारा सारा माल पुलिस के कब्जे में चला जाएगा और तुम्हारा लाहौर की मार्केट पर हमला करने का ख्वाब बिखर कर रह जाएगा। शारक ने गुजर की तरफ देखते हुए कहा। फिर गामा और 9 लखे की तरफ देखते हुए बोला, इसे उठाकर ले चलो। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ शारक बाऊ, ये सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, शुला कर लो। माजिया गुजर ने कहा, तुमसे जुला जरूर करेंगे लेकिन पहले पिछला हिसाब किताब। शारक मुस्कुराया। 9 लखा और गामे ने माजिया गुजर को उठा लिया और डंडा डोली करते हुए बाहर ले गए। अखाड़े की आते से बाहर निकले हुए शारक की नजर सामने वाले एक मकान की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की की तरफ उठती। खिड़की खुली हुई थी मगर फिर बड़ी आहिस्तगी से बंद हो गई। शारक को समझने में देर न लगी कि खिड़की में कोई खड़ा था। गलियों में चलते हुए फिर वही बूढ़ा चौकीदार मिल गया, जागते रहना की आवाज लगाता हुआ आ रहा था।
अकल से काम लो बाबा, नौरते ने बूढ़े से कहा। अगर ये सारे लोग जागते रहें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? ये कौन है? इसे इस तरह बांध कर क्यों उठाया हुआ है? बूढ़े ने माजे बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा। बाबा ये हीरोइन बेचता है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। नौलखे ने जवाब दिया। इसे गंदे नाले में ले जाकर फेंक दो। मत मारी गई है इन लोगों की, जानबूझकर जहर पी रहे हैं, अपने दुश्मन आप हो रहे हैं। बूढ़े ने कहा। ठीक है बाबा जी, इसे अस्पताल नहीं ले जाते हैं, गंदे नाले में फेंक देंगे। नौलखे ने कहा। वो आगे बढ़ गए और बूढ़ा जागते रहना की आवाज लगाता हुआ मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। वली के मोड़ पर पहुंचकर शारक ने सड़क पर इधर उधर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़कर कार की डिक्की खोल दी। नौलखा और दामे ने रस्सियों से बंधे हुए माजे गुज्जर को डिक्की में ठोंस दिया और ढकना बंद कर दिया। शारक ने पहले ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे का लॉक खोला, फिर अंदर बैठकर दरवाजे खोल दिए। दामा और राजू पिछली सीट पर बैठ गए। दोनों वाली सीट पर बैठ गया था और उसके साथ ही शारक गाड़ी को हरकत में ले आया। बिना कहने ठोकर म्याल ब्रेक वाली हवेली चले, वहीं से कोई बात करेंगे। नौलखे ने कहा। वहीं चल रही हैं, शारक ने जवाब दिया। रात का आखिरी पैर था, सड़कें सुनसान पड़ी थी, तभी कभार कोई गाड़ी नजर आ जाती। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई चुबुर्जी वाली सड़क पर आ गई। चुबुर्जी चौक से जरा पहले शारक को चौक जाना पड़ा। एक पुलिस वाला सड़क के बस में खड़ा गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो शारक के ज़हन में ख्याल आया कि साइड देकर गाड़ी को तेज रफ्तारी से निकाल ले जाए, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में राइफल भी थी, वो फायरिंग कर सकता था। इसने कार की रफ्तार कम कर ली और करीब पहुंचने से रोक दिया। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला भी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। शारक ने इधर उधर देखा, सिर्फ वही दो पुलिस वाले थे। आप लोग कौन हैं और इस वक्त कहां से आ रहे हैं? एक पुलिस वाले ने शारक की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरा पुलिस वाला राइफल दिए कार के सामने खड़ा हो गया। बिना कहले किसी शहरी के किसी वक्त और कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। शारक ने कहा। ये मेरी बात का जवाब नहीं। पुलिस वाले ने उसे घूरा। इंजन बंद करके नीचे उतर आइए आप लोग, हम गाड़ी चेक करेंगे। क्यों संतरी बादशाह, किस्सा क्या है? शारक बोला। लिवास गार्डन में डकैती की वारदात हुई है, वो बहुत कुछ लूट कर ले गए हैं। आप लोग नीचे उतर आइए। संतरी के लहजे में जरा सख्ती थी। हम तुम्हें चोर या डाकू नजर आते हैं संतरी बादशाह? शारक बोला। आप लोग नीचे उतर आए। संतरी में एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। शारक ने कनतियों से नौलखे की तरफ देखा और फिर इंजन बंद करके नीचे उतर आया। नौलखा और गामा वगैरह भी नीचे आ गए। उन्होंने कार के दरवाजे खुले छोड़ दिए। वही पुलिस वाला जो शारक से बातें कर रहा था आगे झुककर कार की तलाशी लेने लगा। नौलखा दूसरे पुलिस वाले के करीब जा खड़ा हुआ। पुलिस वाले ने राइफल ऊपर कर ली। दूसरा पुलिस वाला कार में झुका सीटों के सामने फुट बैठ पर इधर उधर झांक रहा था कि बिल्कुल सीट के पीछे से दब दब की आवाजें सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, आवाज सीट के पीछे डिक्की की तरफ से आ रही थी। पुलिस वाला एकदम सीधा हो गया। डिक्की में क्या है? उसने शारक को घूरा। कुर्बानी का बकरा है संतरी बादशाह। नौलखे ने अपनी जगह पर खड़े खड़े कहा। डिक्की खोली तो भाग जाएगा, तुम इसे रहने दो और अपना काम करो। मैं कहता हूँ डिक्की खोलो। पुलिस वाले ने राइफल तान ली। शारक ने कंधे उचका दिए, लेकिन डिक्की तो बहरहाल उसे खोलना ही पड़ी। डिक्की जैसे ही खुली, एक आदमी को बंधे पड़े देखकर पुलिस वाला उछल पड़ा। ये कौन है? बाहर निकालो इसे। पुलिस वाला दौड़ा। मुआवजा गुजर डिक्की में पड़ा हुआ था। उसके मुंह में भी कपड़ा ठुमसा हुआ था। वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद बातों की आवाज सुनकर उसने डिक्की में बचलना शुरू कर दिया था। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। डिक्की खुलते उसने पुलिस वाले को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शारक का इशारा पाकर गामी और राजू ने उसे डिक्की से निकालकर सड़क पर पटक दिया। कौन है ये और तुम लोग कौन हो? पुलिस वाले ने लहजे को बारूद बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। कुर्बानी का बकरा है यार, कल अभी तुम्हें बताया था। नौलखे ने कहा। उमरदीन, पुलिस वाले ने अपने साथी को आवाज लगाई। ये लोग कोई वारदातियां लगते हैं, होशियार रहना। ये हमारा दोस्त है, हीरोइन का नशा कर रखा है, इसलिए हमने इसे बांध कर डाल रखा है। शारक ने कहा। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बाईं तरफ वाली सड़क पर बहुत दूर एक गाड़ी के हेडलैम्प्स दिखाई दिए। वो गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। सूरत खासी तशवीशनाक थी। इस बात का भी इम्कान था कि वो गाड़ी पुलिस की हो। ऐसी सूरत में ये लोग फंस सकते थे। इसने नौलखे की तरफ देखते हुए मखसूस इशारा दिया और वो करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जो हो गया। संतरी बादशाह उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम तो बिला वजह हम पर शक कर रहे हो, हम तो शरीफ लोग हैं। और उसने अचानक ही संतरी बादशाह की राइफल पर हाथ डाल दिया। उसके साथ ही उसकी पिंडली पर ठोकर भी रसीद कर दी। दूसरी तरफ नौलखा भी ऐसी कार्रवाई कर चुका था। बोताद होने के बावजूद दोनों पुलिस वाले मार खा गए। उनकी राइफलें अब शारक और नौलखा के कब्जे में थी। वो गाड़ी के करीब पहुंच गए। फिर दफदन फिजा सायरन की आवाज से गूंज उठी थी। शारक का शुबा दुरुस्त निकला, वो पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस वालों ने गालबन उसे दूर से सफेद कार और उन लोगों को देख लिया था। सायरन बजाने का मकसद गालबन ये था कि वो चौक पर ड्यूटी पर खड़े हुए कांस्टेबलों को अपनी आमद की इतला देना चाहते थे। गामे, राजू जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, शारक चीखा।
नौलखे ने दोनों कांस्टेबलों को राइवल की जद पर ले लिया। शारिम ने फूंचे से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने कांस्टेबल की छेड़ी राइवल पीछे गामे के हवाले कर दी थी। नौलखा भी कार की तरफ दौड़ा। वो पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि शारिम ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। नौलखा गिरते गिरते बचा। शारिम ने गाड़ी समानाबाद बोर्ड की तरफ दौड़ा दी। ओए नौलखे, राजू बोला, तुम्हारा कुर्बानी का बकरा तो वहीं रह गया। वह ने दो कम वक्त को पुलिस वालों के काम आएगा, नौलखे ने जवाब दिया। नौलखे ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस की गाड़ी एक लम्हे को चौक पर उन पुलिस वालों के करीब रुकी और फिर तेज रफ्तारी से इनके पीछे आने लगी। शारिम ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों गाड़ियों में फासला काफी था। कोई भी गाड़ी फायरिंग की रेंज में नहीं थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई थी। पिछली सीट पर बैठे हुए गामे ने भी राइफल खिड़की से निकालकर जवाब भी फायरिंग शुरू कर दी। समानाबाद मोड़ से शारिम ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी भी इस तरफ मुड़ी थी। फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गामे की राइफल का मैगजीन खाली हो गया। उसने राइफल खिड़की से बाहर फेंक दी और नौलखे से दूसरी राइफल ले ली और दोबारा फायरिंग करने लगा। एंटी फायरिंग का मकसद पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो तो उन्हें अपने से दूर रखना चाहते थे। शारिम ने गाड़ी एक गली में मोड़ दी और फिर गलियों में खोता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। पुलिस की गाड़ी का अब कोई पता नहीं था। गामे ने दूसरी राइफल भी सड़क पर फेंक दी और सीट पर सीधा होकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घूमने के बाद शारिक फिरोजपुर रोड पर निकल आया और अचरा मोड़ से उसने गाड़ी इलामा इकबाल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। कार जब कोठी के सामने रुकी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। शारिक ने हारम बजाया तो कुछ ही देर बाद खालिद ने दरवाजा खोल दिया। वो लोग हाल कमरे में ही ठहर गए। शारिक भी ऊपर अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं सोफे पर लेट गया और कुछ देर तक वो इस नई सूरत पर तबादला ख्याल करते रहे और फिर उमते हुए नींद की आगोश में पहुंच गए। शबाना के लिए कोई काम नहीं था। वो घर में कैद होकर रह गई थी। बोरी दाद से बढ़ गई थी। वो चंद रोज कराची में रह रही थी तो आजादी से घूम फिर तो सकती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही कैद होकर रह गई। लेकिन बिलासर उसने घर से निकलने का फैसला कर ही लिया। वो लोग नाश्ता वगैरह से फारिग हुए तो 10 बज रहे थे। नाश्ता करने के बाद समीना अपने कब्र में चली गई और दरवाजा बंद करके लिबास तब्दील करने लगी। इस मर्तबा उसने ढंग का लिबास पहना था। हल्के नीले रंग का सूट उस पर खूब सज रहा था। तैयार होने के बाद उसने अपना सूटकेस खोला और वो चीजें निकालकर प्लास्टिक के एक थैले में रखने लगी जो उसने कराची से रदिया के लिए खरीदी थी। 3-4 सूट पीस और कुछ ऐसी ही चीजें थी। फिर कुछ सोचकर उसने जेबर का वो सेट और सूट पीस भी थैले में रख लिए जो मस्कत से रवाना होते वक्त मुन्ना बशीर पानीवोरी ने उसे तोहफे के तौर पर भिजवाए थे। वो सूटकेस बंद करके थैले में रखती हुई चीजों को चेक कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज उभरी। जाहिर है शारिक के अलावा कौन हो सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो शारिक ही था। शमीना को कहीं जाने के लिए तैयार देखकर वो चौंक गया। कहीं जा रही हो क्या? शारिक ने उसे सरतापा देखते हुए कहा। हाँ, शमीना ने जवाब दिया। बेजारी की हद तक बोयत हो रही है। मैं रदिया के यहाँ जा रही हूँ। रदिया के यहाँ? शारिक चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, रविया तुम्हें बहुत याद आ रही है। अक्सर तुम उसका जिक्र करती हो। हालांकि कराची जाने से पहले उससे तुम्हारी सिर्फ एक ही मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। पता नहीं क्या बात है, समीना ने कहा। रविया और माँ जी से वो पहली मुलाकात मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगा गई है। मैं एक लम्हे को भी उन्हें फरामोश नहीं कर सकी। उनसे मुलाकात में अजीब सी चाहत और अपनाइयत का एहसास हुआ था। उसकी वजह शायद ये है कि मेरे अपने मुझ से दूर हो चुके हैं। मैं रदिया और माँ जी के पास जाना चाहती हूँ। 2-4 दिन उनके पास रहूंगी। शारिक चंद में अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। चंद मिनट रुक जाओ, मैं तैयार हूँ। शारिक शमीना भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। शमीना ने एक बार फिर सूटकेस खोल लिया और अपने चंद जोड़े निकालकर दूसरे थैले में रखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गई। उसके चंद ही मिनट बाद शारिक भी आ गया। गामे, तुम चलो हमारे साथ। शारिक ने गामे को इशारा किया और फिर नूनक से बातें करने लगा। 4 मिनट बाद उनकी गाड़ी कोठी से बाहर निकल रही थी। शमीना अगली सीट पर बैठी थी और गामा पिछली सीट पर। तार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती बैटलोर रोड पर आ गई और बिना कर शारिक ने कार लाहौर के होटल के सामने रोक दी। तुम यहाँ उतर जाओ गामे। शारिक ने गामे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम करना है कि रात को हमारे यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था और माजा गुज्जर कहाँ है। मैं शाम को घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तुम फिर डर लिए जाओ। इत्मीनान रखो शारिक बाबू। दामे ने कार का दरवाजा खोलते हुए था, अब मैं किसी के हाथ नहीं होऊंगा। दामे उतरने के बाद शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो गए जाता तो अचरे से दूसरी तरफ से होता हुआ बुल बरगनहर की तरफ निकल सकता था, मगर गामे की वजह से इतना तवील चक्कर काटना पड़ा। अब वो रेलवे स्टेशन के करीब होकर गड़ी शाहू की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया और फिर गड़ी शाहू के पुल पर से होता हुआ जूटी रोड पर आ गया। उसके बाद घर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कॉल बेल शमीना ने बजाई थी। शारिक इस वक्त कार ही में बैठा शीशे वगैरह चढ़ा रहा था।
तालबेल के जवाब में दरवाजा शाहिद ने खोला। उसने पहले अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देखा। शायद गलबन समीना को पहचान नहीं सका, लेकिन बिन इशारों को कार से उतरते देखकर वो एकदम दरवाजे से हट गया और एक कमरे की तरफ रुख करके चीखा, माँ जी, शारिक भाई आए हैं। और वो बीबी भी। वो समीना का नाम भूल गया था। शारिक के बाएं वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने से पहले मरियम अपने कमरे से निकल आई थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। समीना दौड़कर उससे लिपट गई। माँ जी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटी। मरियम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक हो, कमजोरी बहुत हो गई है, चला भी नहीं जाता। शाल कहाँ है? वो आ रहा है। समीना ने पीछे मुड़कर कहा, फिर शारिक को देखकर बोली, लीजिए, वो आ गया। शारिक तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया। उसने मरियम को सलाम किया और वो दोनों उसे सहारा देकर ड्राइंग रूम में ले आए। आप कैसी हैं माँ जी? शारिक ने पूछा। उसने मरियम को सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में कालीन पर बैठ गया था। कमजोरी बहुत हो गई है बेटा, मरियम ने जवाब दिया। तुम्हारी फिक्र ना होती तो मैं अब तक हट्टी कट्टी हो चुकी होती। अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ जी, समीना ने कहा। रदिया कहाँ है? निगत के साथ बाजार गई है, बस आती ही होगी, मरियम ने जवाब दिया। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? शारिक ने पूछा। अरे बेटे, उनके वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता। मरियम कहते कहते खामोश होगी। सेमेस्टर, समीना ने कहा। हाँ वही, मरियम बोली। कह रही थी कि 2 दिन की छुट्टी है, गैप होगा, समीना ने कहा। और फिर वो मौजू बदलकर बातें करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद रतिया आ गई। वो पड़ोसन के साथ सौदा वगैरह लेने बागबान पूरा बाजार गई थी। उसे दरवाजे पर ही शायद समीना और शारिक के बारे में बता दिया था और शायद इसलिए वह दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। पहले वो शारिक से लिपटी, फिर समीना से लिपट गई। पहली मर्तबा जब समीना यहाँ आई थी तो शारिक ने उसका तारुफ बिजनेस पार्टनर की हैसियत से करवाया था, लेकिन वो दोनों इस कदर बेतकल्लफ हो गई थी कि उनमें कोई इम्तियाज नहीं रहा था। और इस वक्त वो इस तरह मिली थी जैसे बिछड़ी हुई पुरानी सहेलियां मिली हैं। अकेले अकेले कराची घूम आई, हमें पूछा तक नहीं। रज़िया ने सनीना से शिकायती लहजे में कहा, हम एक बिजनेस टूर पर गए थे, तुम्हें साथ ले जाते तो सैर क्या खाक होती। समीना ने कहा, तुम अपने इम्तिहान से फारिग हो लो तो तुम्हें सैर कराने के लिए कराची ही नहीं दूसरी जगहों पर भी ले चलोगी। वादा। रज़िया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वादा। समीना ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रख दिया और फिर शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? रज़िया ने थैला देकर इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। थैला खोलकर देख लो, इसमें माँ जी के लिए भी कुछ है, समीना ने जवाब दिया। रज़िया ने जल्दी से शॉपिंग बैग खोला और एक एक चीज निकालती चली गई। हर मर्तबा उसके मुंह से वाह वाह निकल जाता और जब उसने जेवर वाला डिब्बा खोला तो उसके मुंह से एक लंबी ओ की आवाज निकल गई। जेवर का ये सेट देखकर शारिक भी चौंक गया था। उसने वो कपड़े भी पहचान लिए थे जो मुल्ला बशीर पांचगोरी ने समीना को दिए थे और समीना ये सब कुछ रज़िया की लिए ले आई थी। हीरो वाला जेवर का वो सेट 2 लाख रुपए से कम मालियत का नहीं था। कितना खूबसूरत है ये सेट। रज़िया नेकलेस निकालकर अपने गले पर लगाती हुई बोली, कीमती भी बहुत है, 2 लाख से कम का नहीं है। शारिक ने कहा, हीरे जुड़े हुए हैं, हीरे 2 लाख रुपए। रज़िया को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। नेकलेस उसकी हाथ से छूटकर डिब्बे में गिर गया। मरियम भी 2 लाख रुपए का सुनकर चौंक गई थी। अरे बेटी, इतनी कीमती चीज लाने की क्या जरूरत थी? कोई छोटा मोटा तोहफा ला रिया होता। एक ही तो बहन है मेरी माँ जी, इसे भी छोटे मोटे तोहफे पर रखा देती, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी अच्छी हैं समीना बाजी। रज़िया उससे लिपट गई। समीना ने उसे अपने से लिपटा लिया। रज़िया को सीने से लिपटाकर उसे अजीब सा सुकून मिला था। शारिक गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अब उसे शायद पहली मर्तबा ये एहसास हुआ था कि उसने समीना के साथ ज्यादती की थी। अपनी मोहब्बत के नाम पर उसने समीना को उसके माँ बाप बहन भाइयों से दूर कर दिया था। रज़िया और मरियम की सूरत में उसे शायद अपनी माँ और बहन की शक्लें नजर आती थी और वो इन पर अपना प्यार निछावर कर रही थी। शायद उनके लिए चाय बनाकर ले आया। समीना ने बैग में से 2 सूटों का कपड़ा उठाकर मरियम की तरफ बढ़ाते हुए था, माँ जी ये 2 सूट आपके लिए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या लूं, बस यही 2 सूटों का कपड़ा उठा लाई। बड़ी एक बात ज़हन में रखो बेटा, मरियम ने कहा, खुलूस और मोहब्बत से जो तोहफा किसी को दिया जाए वो बहुत कीमती होता है। किसी तोहफे की मालियत को नहीं देखा जाता, दरअसल इसके पीछे उस जज्बे और खुलूस को देखा जाता है जिसके तहत तोहफा किसी को दिया जाता है। और फिर तुम इतना कुछ ले आई हो किस समय में? माँ जी, समीना ने उसकी बात काट दी, मैं आपकी बेटी नहीं? क्यों नहीं बेटा, मेरे लिए जैसी रज़िया है वैसी ही तुम हो, मरियम ने जवाब दिया। फिदा कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई। बिना गहले पैरे हमें चाय पी लेनी चाहिए, शायर इस तरह ये बोझलपन खत्म हो जाए, शारिक ने कहा। समीना ने घूर कर उसकी तरफ देखा और बेस पर रखा वो कप उठा लिया। उसके बाद वाकई मौजूद बदल गया था।
रदिया समीना से कराची के बारे में पूछ रही थी। चाय खत्म हुई तो मरीम उठ गई। मैं देखूं जरा शायद क्या कर रहा है। नहीं माँ जी, आप बावर्ची खाने में नहीं जाएंगी, समीना ने कहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।